गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान के मॉडल पेपर के रूप में आपके लिए ये 20 क्वेश्चंस है जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको भी पुश करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में जितने कितने भी साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन है वो सही नहीं है। पहला देखा जाए, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियमों को स्थापित करता है। हमें यह पता लगाना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। अगर देखा जाए, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, दोस्तों ये गलत है आपके, बाकी वाले सभी राइट है। हमें इसमें बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है वो इसमें आपके राइट होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता इसको स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियमों को स्थापित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन 1 है वो आपके इसमें राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यह राय किसने दिया? अरस्तु, अनुसुबेल ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा अनुसुबेल ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान के वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यह राय आपके अनुसुबेल ने दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान दीजिए, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन 1, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और स्थितियों की समस्याओं के हल से गहन रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक संयोजन की उपेक्षा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण नहीं करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की कतिपय तथ्यों एवं सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन 2 के अंदर लिखा हुआ उपेक्षा करता है, ऑप्शन 3 के अंदर लिखा हुआ निर्धारण नहीं करता है और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है रटकर याद कर लेने में मदद करता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इसमें बिल्कुल के बिल्कुल ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं को हल करने से गहन रूप से संबंधित है। ऑप्शन 1 राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। जी हाँ, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन 1 अधिगमकर्ता, 2 अधिगम विषय वस्तु, 3 अधिगम प्रक्रिया, 4 अधिगम परिस्थिति। तो इसका आंसर होगा अधिगम विषय वस्तु, क्योंकि अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति ये तीनों के तीनों केंद्र में आते हैं, नाभीय केंद्र में, लेकिन अधिगम विषय वस्तु है वो इसमें नहीं आया। इसमें ऑप्शन 2 राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये गेट्स एवं अन्य ने परिभाषा दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अपने आप में मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और क्वेश्चन लेकर आऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम शैक्षणिक महत्व नहीं है
रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी। तो इसमें होगा स्मरण शक्ति में कमी, क्योंकि इसने बताया है कि महत्व नहीं है। बाकी रुचियों में वृद्धि होती है, इससे संवेगों पर नियंत्रण होता है और अपराधी बालकों का उपचार होता है। इसलिए इसके अंदर आपके ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन 4। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम शैक्षणिक महत्व नहीं है, स्मरण शक्ति में कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कारण प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता? अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता, थकावट या थकान। ऑप्शन 4 राइट होगा इसमें, थकावन या थकान, क्योंकि इच्छा शक्ति, उचित वातावरण और परिपक्वता ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव थकावट और थकान, इसलिए ऑप्शन 4 इसमें राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 8 देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? किशोरावस्था में हड्डियां अधिक शीघ्रता से विकसित होती हैं। ये हड्डियां हैं केवल कुल्ले की हड्डियां, भुजाओं और टांगों की हड्डियां, केवल चेहरे की हड्डियां, कुल्लों और टांगों की हड्डियां। तो किशोरावस्था में इन सभी का मतलब विकास होता है। आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन के अंदर स्टार दिया गया था, क्योंकि इसमें बोनस अंक दिए गए थे, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का नेगेटिव ऑप्शन नहीं था। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 देख लेते हैं। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वे अनुचित हो, कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप न करे, कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय ना मिले, या नंबर 4 यह सुनिश्चित करे कि कक्ष में उसकी अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन राइट 2 होगा, बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप न करे। ये इससे एक अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को अध्यापक रोक सकता है। क्वेश्चन संख्या 10, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्ग की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों में संवर्गों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं, इनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि। ऑप्शन 2 जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। ऑप्शन 3 मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। ऑप्शन 4 श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली। देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि। ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि जड़ बुद्धि के बाद में मंद बुद्धि आता है, इसने लास्ट में दिया है। ऑप्शन 2 जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। ऑप्शन 2 ये राइट होगा, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। ये 4 के 4 संवेग है, वो बिल्कुल सही क्रम के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती है। उनको कोई विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके आज की किसी समस्या को खोज करने, तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। देखिए दोस्तों, इसमें हतोत्साहित, हम किसी भी स्टूडेंट को हतोत्साहित नहीं कर सकते। हमेशा एक अध्यापक का काम रहता है कि स्टूडेंट को उसके मनोबल को बढ़ाया जाता है, उसको हतोत्साहित नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन 4 इसके अंदर राइट होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन 4 इसके अंदर राइट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरे किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन 2 राइट होगा, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ चिंतन को आवश्यक नहीं बताया है, इसलिए ऑप्शन 2 राइट होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 देख लेते हैं। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, यानी ये व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी है? आलपोर्ट, एडलर, एरिक्सन, वुडवर्ड। तो इसका ऑप्शन 1 राइट होगा, आलपोर्ट। जी हाँ, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की जो परिभाषा है वो आलपोर्ट महोदय ने दी है। क्वेश्चन संख्या 14 देख लेते हैं। बच्चों को विकासशील
व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित करता है? जी हाँ, बच्चों का जो विकासशील व्यक्तित्व है वो किसके द्वारा प्रभावित करता है? व्यक्ति के शरीर में स्थित ग्रंथि द्वारा, परिवार द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। तो ऑप्शन 4 राइट होगा इसमें। ग्रंथि, परिवार, विद्यालय में प्राप्त अनुभव, ये सारे के सारे विकासशील व्यक्तित्व है वो प्रभावित करते हैं बच्चे को। क्वेश्चन संख्या 15 देख लेते हैं। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। जी हाँ, जो इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्तित्व, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला हो, व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता हो। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर है वो आपके 3 राइट होगा। जो अंतर्मुखी होता है वो विनम्र सरल स्वभाव वाला हो, ये बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 16 देख लेते हैं। क्या रहने वाला? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या 16 है आपके लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? रोर्सा परीक्षण, थोमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, जीवन कथा परीक्षण। जी हाँ, जीवन कथा परीक्षण, केस स्टडी। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व मापन के लिए जो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है वो जीवन कथा परीक्षण है। ऑप्शन 4 इसके अंदर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आ रहा है? एक कुसुमायोजित व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ निकटता के विश्वसनीयता संबंध विकसित कर सकता है, स्पष्ट और एकीकृत पहचान रखता है, एक ही समय पर साथ साथ विरोधाभासी इच्छाएं रखता है, योग्य एवं परिश्रमी होता है। तो कुसमायोजित व्यक्ति है वो योग्य और परिश्रमी कभी नहीं हो सकता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ निकटता के विश्वसनीयता संबंध विकसित नहीं कर सकता है, स्पष्ट और एकीकृत पहचान रखता है, ये भी बिल्कुल उसके लिए योग्य नहीं है। इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा। एक ही समय पर साथ साथ विरोधाभासी इच्छाएं रखता है वो कुसुमायोजित व्यक्ति होता है, इसलिए इसके अंदर ऑप्शन 3 राइट होगा। एक ही समय पर साथ साथ विरोधाभासी इच्छाएं रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या काम। तो कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो भूख अभिप्रेरणा में आता है, प्यास भी आता है, यौन या काम भी आता है, उपलब्धि की आवश्यकता दोस्तों ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपके 3 राइट होगा, उपलब्धि की आवश्यकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है? एक विकलांग बच्चे के लिए नहीं चाहिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, कला, साहित्य, चित्रकारी या संगीत में उसके द्वारा की जाने वाली प्रगति को रोकना, कक्षा कक्ष में आवश्यक सुविधाएं दिए जाना, सामान्य बुद्धिमत्ता वाले बच्चे के समान समझ लिया जाना। दोस्तों इसके अंदर आरपीएससी के द्वारा स्टार दिया गया था क्योंकि इसके अंदर चारों के चारों ऑप्शन थे वो बिल्कुल ही पॉजिटिव थे। चलिए क्वेश्चन संख्या 20 देख लेते हैं। अभिरुचि का अर्थ होता है, जी हाँ अभिरुचि एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग पूरा जोड़, अच्छी आदतों का समूह, अनुशासनहीन बने रहने की जिद, मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य। तो इसमें अभिरुचि में ऑप्शन 1 राइट होगा। व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग यानी पूरा जोड़ है वो आपकी अभिरुचि होता है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके आरपीएससी की जो एग्जाम है वो 21 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेंगे। अगर आपने आपको प्रतिदिन यहाँ पर 4 मॉडल पेपर मिलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। अगर आपने ये चारों के चारों मॉडल पेपर पर डे अगर इनको रीडिंग कर लिया तो दोस्तों साइकोलॉजी से संबंधित आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी और साइकोलॉजी में आपके बहुत ही शानदार नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।